तो हम लोगों ने जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो वहाँ हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू, जो बेसिक लॉ था क्या है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपान क्या आ गया r स्क्वायर। तो ऐसा हमने वहाँ पे ये जो है लॉ हमने पढ़ा देखा, और इसको हमने दो तरीके से देखा, एक तो ऐसा डायरेक्ट और दूसरा जो है वेक्टर फॉर्मेट में भी देखा जो है। तो दोनों चीज़ें हो गई और आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक ऐसे न्यूमेरिकल पे, एक अच्छे न्यूमेरिकल पे जो इस लॉ को और क्लियर कराता है। तो कह रहा है कि ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लिख के ही बता दूंगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8.2। हालांकि ये स्टेट बोर्ड से नहीं है, ये एनसीईआरटी से है। तो कह रहा है 3, ये मैं इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाए। तो कह रहा है 3 इक्वल मासेस ऑफ मास m किलोग्राम ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिस पर जो है मास क्या रखा गया है, ये m मास रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मास m है, इधर भी मास m है और इधर भी मास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी की सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब क्या कह रहा है कि ABC क्या A, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल। तो इस सेंट्रॉइड जो है, इस सेंट्रॉइड पर एक हम लोग एक सेंट्रॉइड बनाते हैं। तो जो सेंट्रॉइड है इस पर यहाँ पर जो है एक मास जो है क्या रखा गया, 2m मास रख दिया गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड बी में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। अगर ए पे जो है डबल मास रख दिया जाए। तो उसने कहा कि अच्छा, अब आइए जो है आपको दिखाया जाए। इसमें इसने खुद ही कहा है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट G ले लिया जाए और ये A, B और ये C है, तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दिया है कि AG इज इक्वल्स टू BG इज इक्वल्स टू CG इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ऐसा दिया गया है। तो बहुत ही आसान है। अब जरा सा आप ध्यान से इसको देखें तो फोर्स अप्लाइड बाय मास m ऑन 2m क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट अट्रैक्टिव इधर लगेगा, एंड फोर्स अप्लाइड बाय ये मास m, ये इसका भी m और ये भी m। तो ये इधर जो लगाएगा ये क्या होगा, ये भी अट्रैक्टिव, और इधर जो लगेगा ये भी अट्रैक्टिव। अगर मैं इसको F1, इस वाली को F2 और ये F3 ऐसा लेता हूँ, तो आप अगर इसे देखें, है ना, ऐसा मॉड कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैग्नीट्यूड सिंस F1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F3 इज इक्वल्स टू, मैंने एक ऐसा फोर्स F मान लिया, तो ये क्या आ गया F। तो आइए F को निकाल देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G m इंटू 2m इंटू क्या आ गया 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके, यहां से आपने ये देखा कि ये 2gm स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अभी नेट फोर्स की बात कर रहा है जो है। तो ऐसा वेक्टर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अगर ये भी F, ये भी अब तीनों फोर्स इक्वल हैं, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ये एंगल होगा, ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री का। तो यहां पर जो एंगल बनेगी ये बनेगी 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री। मतलब ये जरा सा थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। मतलब कि ये जो है, मतलब इस फोर्स से इस फोर्स के बीच का जो एंगल है ये कितना होगा 120 डिग्री, और इस फोर्स से इस फोर्स के बीच का जो एंगल है ये भी 120 डिग्री, और इस फोर्स से इस फोर्स का जो एंगल है 120 डिग्री। तो आइए जो है इनका नेट निकालते हैं। तो आइए जो है थोड़ा सा हम लोग जो है एक अच्छा मेथड यूज करते हैं। अगर मैं F2 और F3 दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएं और उनके बीच का एंगल अगर क्या हो जाए 120, देयरफॉर इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा वो हो जाना चाहिए कैसा, ये रिजल्टेंट फोर्स किधर आना चाहिए,
इस डायरेक्शन को चली जाएगी और ये फोर्स होगा इक्वल टू आइदर वेक्टर। मतलब अब वो कैसे, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होगी -1/2, तो ये कैंसिल हुआ तो माइनस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, f। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों का नेट क्या आया, f आया जो है। ओके, यहां से देखा जाए कि ये जो F1 और ये F है बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए। हेंस द नेट फोर्स, मतलब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो F आ गया। हेंस द नेट फोर्स ऑन मास 2m, मतलब एट पॉइंट G is F net equals to, मतलब F net equals to F minus F equals to क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या लगा, 0। एक बात अपने को क्लियर हो गई कि अगर ऐसी सिचुएशन हो और ऐसे जो है यहाँ पे कुछ कोई भी मास रखा जाए और अगर ये सब तीनों जो साइड्स हैं, ये जो लेंथ है सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है वर्टिसेस की, अगर वो इक्वल है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जो है। और उसमें जो है ये जो किसी भी दो फोर्स को आप चाहे इसको लेंगे तब भी इधर F आता, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फिर से 0 हो जाता। और अगर मैं ये और ये लेता तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या, फिर से वो F आता और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होकर के 0 हो जाते जो है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक हो गया जो है। सेकंड में क्या कहता है कि अगर एक जो है क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टिस A इज डबल। अगर इस पर यहाँ का जो मास है इसे डबल कर दिया जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, आपने यहाँ से ये निकाल दिया क्वेश्चन फर्स्ट में, हेंस द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज 0। ये आंसर है आपका, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या कर दिया जाए, उसका मास डबल कर दिया जाए, पहले से 2 गुना कर दिया जाए, तो आप बताएंगे व्हाट इज द फोर्स। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट मास। अच्छा इतना ठीक, अगर यहाँ पे डबल कर दिया तब इस पर कितना फोर्स लगेगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो इसको जो है ये हटाना पड़ेगा, तो मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया जो है। अब आप देखें तो दो फोर्स क्या होंगे, इक्वल आएंगे, बस एक ही फोर्स उसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो जो अनइक्वल होगा उसको निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जो है अभी वो डिस्टेंस क्या है, 1 ही है, ये भी m, ये 2m और यहाँ पर 2m हो गया। तो ये दोनों फोर्स तो वही होंगे F2 F3। और F1 की बात करें तो यहाँ से जो है ये जो F2 है एंड F3 है, ये बोथ आर इक्वल एंड हैविंग वैल्यू क्या, ऐसा कुछ तो भी F हो गया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फिर से क्या हो गई, F हो गई। अभी तो हमने सॉल्व किया। अब इसकी बात करते हैं, बट F1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया G ट्वाइस m इंटू ट्वाइस m अपॉन 1/4 स्क्वायर एंड वी गेट कितना, 4gm स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू F1 एंड दिस इज 1। और अगर मैं बात करूं इसका तो ये F2 एंड F3, इधर कितना लगा F। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस F की जो वैल्यू है, सिंस F इज इक्वल्स टू, अभी मैंने जो ये नेट निकाल लिया F, ये होगा Gm इंटू 2m बाई कितना, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm स्क्वायर, ये हो गया F। देयरफॉर नेट फोर्स, hence the net force on centroid G is G, जो ये सेंट्रॉइड G है, इस पर अब नेट फोर्स कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज भी देखूं तो ये 4gm स्क्वायर है और ये 2gm स्क्वायर है। देयरफॉर वैसे भी इन दोनों अगर इफ टू वेक्टर्स आर जस्ट अपोजिट, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी
एफ नेट इक्वल्स टू, मतलब आपको वेक्टर का नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, आपको याद होना चाहिए ए माइनस बी होता है। ए मतलब फर्स्ट वेक्टर यहाँ F1 है, F1 की वैल्यू कितनी है 4gm² माइनस, और ये F है 2gm² एंड वी गेट देयरफॉर F net force on the centroid is 2gm², ओके 2gm², और ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ओके कर लीजिए नोट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके फटाफट नोट करो। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे किस पर, थोड़ा सा जो है न्यूटन शेल थ्योरम पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं न्यूटन शेल थ्योरम की बात करूं, मतलब न्यूटन ने दो शेल थ्योरम दिया, तो आइए हम लोग जरा डिस्कस करेंगे कि न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम क्या है एंड सेकंड शेल थ्योरम क्या है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई डेफिनेशन है, नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है। मैक्सिमम फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। कभी भी आप जो है डेफिनेशन याद मत कीजिए, उसे समझिए। जितना आप उसे समझेंगे उतना फायदे में रहेंगे, उतना आप अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे और फिजिक्स की पकड़ आपकी बहुत ही मजबूत रहेगी। और जितना आप डेफिनेशन याद करने के चक्कर में रहेंगे तो बस आपको याद ही रहेगा, बाकी उसे समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो डेफिनेशन तो आप जरूरत पड़ने पर खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो आइए जो हम लोग बात करते हैं न्यूटन शेल थ्योरम पे। तो ये है न्यूटन शेल थ्योरम। अगर मैं न्यूटन शेल थ्योरम की बात करूं, जैसा कि इसके नाम से ही शेल है, शेल मतलब जैसे कि मैंने कोई एक स्फेरिकल शेल की बात की, तो इसके अंदर क्या है, हॉलो है, बाहर केवल बॉडी है, मतलब मटेरियल है। तो इसमें जो फर्स्ट शेल थ्योरम, मतलब न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम, न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम। अब अगर मैं बात करूं न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम की, तो जो फर्स्ट शेल थ्योरम है, फर्स्ट शेल थ्योरम क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम, इफ एनी ऑब्जेक्ट is placed away from the shell, there are two masses, first is shell मतलब spherical shell and second is point mass। देखिए ये शेल हो गया, इसकी रेडियस क्या है, कुछ भी ऐसा r, और इसका मास क्या है m, और यहां से एक मैंने पॉइंट मास लिया, इसका मास क्या है m, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। अब मैं बोलूं कि अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट आउटसाइड ऑफ द शेल, देन मतलब स्फेरिकल शेल, देन दिस शेल स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक एज अ पॉइंट मास। अगर आप किसी एक्सटेंडेड बॉडी से दूर हैं तो हमें आपको कैलकुलेशन करते वक्त उस एक्सटेंडेड बॉडी को कहाँ कंसीडर करना पड़ता है कि द मासेस ऑफ दैट सिस्टम is to be concentrated at the center of the body, मतलब जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास is a point of any system or body where there all the masses of the system is to be concentrated, जहाँ पे सारा मास उसका क्या हो, कंसंट्रेट हो, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसके पहले ही सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं। तो मतलब अगर ये शेल है और इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये ऐसा कुछ, तो भी अगर मैं O और ये P पॉइंट ले लूं, तो इसका मतलब कि इसका सारा मास कैपिटल M किधर है, यहाँ पर कंसंट्रेट है। तो अब अगर इनके बीच का मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स सिंपल क्या होगा, F इक्वल्स टू G M स्मॉल m अपान क्या हो गया, ये R²। ये इस तरह से इनके बीच का क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो आपने ये देखा
कि अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट अवे या आउटसाइड फ्रॉम द शेल, देन शेल बिहेव्स लाइक एज अ पॉइंट मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेल के बाहर है तो हमें आपको शेल को कैसा कंसीडर करना पड़ता है, लाइक एज अ पॉइंट मास। जैसे कि इसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेट हो, यहाँ पे। हमें ऐसा नहीं कंसीडर करना पड़ेगा भाई इससे फोर्स निकालना है तो ये इतना मास यहाँ से ले लेंगे, फिर ये मास ले लेंगे, फिर ये मास ले लेंगे, ऐसे ऐसे से बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो न्यूटन ने इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व किया, समझा और बहुत अच्छे से काइंडली उन्होंने एक थ्योरम बना दिया कि न्यूटन फर्स्ट शेल थ्योरम, when any object is just placed outside of the shell, then shell behaves, circle shell behaves like as a point mass. Then the force of attraction between them is F is equals to G m1 into m2 by r square, m1 की जगह capital M into small m by r square. Okay, this is your first shell theorem. And second means Newton's, Sir Isaac Newton's second शेल थ्योरम। सेकेंड शेल थ्योरम, ठीक है। अगर मैं इस सेकेंड शेल थ्योरम की बात करूं, इट इज आल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सेकेंड शेल थ्योरम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड शेल थ्योरम, व्हेन एनी point mass is placed inside a spherical shell, ठीक। अगर कोई पॉइंट मास स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया जाए, is placed inside a spherical shell, ठीक है। अब यहां पे ये मास ठीक, वही पॉइंट O और यही वाला पॉइंट अपना P। इफ क्या हो गया सेकंड शेल थ्योरम, इफ एनी पॉइंट मास इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज जीरो, मीन्स द नेट फोर्स ऑन द मास M कैपिटल इज जीरो ड्यू टू द शेल। शेल इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। या आप थोड़ा सा और अच्छी मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन बनाऊं, डॉटेड लाइन, और मैं आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन लेवल पे ले जाऊं, तो मैं बोलूं कि इतना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का मास हमने लिया और यहाँ पर ऐसा फोर्स देखा, तो फोर्स कैसा आया, अट्रैक्टिव। फिर मैंने ये मास लिया और इसका देखा तो ये कैसा फोर्स आया, अट्रैक्टिव। फिर मैंने ये लिया तो इसका जो फोर्स आया ये भी अट्रैक्टिव। फिर मैंने ये लिया, इसका देखा तो अट्रैक्टिव। फिर ये ले गया तो इसका भी क्या मिला मुझे, अट्रैक्टिव। फिर इसका भी क्या मिला मुझे, अट्रैक्टिव। सब मतलब ये सारे के सारे फोर्स, ये F1, ये F2, ये F3 जो भी हैं, ये F4, ये F5, मतलब मैंने तो ऐसे F5 F6 लिया। आप तो मतलब यहाँ पे कितने स्मॉल स्मॉल पार्ट बनेंगे, इन्फिनिटी, बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो ये हमने जो इतना फोर्स निकाला, अब जब हमने ये यही कैलकुलेशन को इसके बाद वालों को देखा तो इनके बीच का जो फोर्स देखा, तो जो ये फोर्स मिले ये भी अट्रैक्टिव मिले। फिर मैंने ये लिया तो इसका देखा, मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे, तो ये भी क्या मिला, अट्रैक्टिव मिला। ये गया तो ये भी अट्रैक्टिव मिला, ठीक। ये जो पार्ट है इतना यहाँ से यहाँ तक, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फिर ऐसे ये भी अट्रैक्टिव मिला, फिर ऐसा ये भी बिल्कुल क्या मिला, अट्रैक्टिव मिला। फिर इधर तो ये भी बिल्कुल अट्रैक्टिव मिला और ये भी बिल्कुल अट्रैक्टिव, और ऐसा ये भी अट्रैक्टिव, और लास्ट में ये भी अट्रैक्टिव, सब अट्रैक्टिव हो गया। तो जब मैंने इन लोगों को देखा तो मैंने कहा कि अगर ये F7 है, F8 है, F9 है, F10 है और F11 है, F12 है, F13 है और F16 है, 17, 18, ठीक। ये इतने सारे हैं।
तो जब मैंने इन सभी का नेट फोर्स फाइंड आउट किया, तो जो नेट फोर्स आया, वो फोर्स क्या था? वो फोर्स कुछ तो भी, मान लीजिए कि ये आया इधर कोई तो भी F, क्या आया F। अब जब मैंने इन लोगों का सबका नेट फाइंड आउट किया तो हमें मिला कि ये भी उतना ही क्या था, सेम, इक्वल एंड जस्ट अपोजिट टू F। तो अब क्या मिला हमें, मतलब ये और ये दोनों के दोनों क्या हुआ, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। मतलब इस पॉइंट मास जो आपने लिया था, यहां पे जो नेट फोर्स थी, यहां नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स इनसाइड द सेल इज 0। लीजिए नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन ये आता कैसे, कुछ इस तरीके से मैथमेटिक्स यूज करके। तो न्यूटन ने पूरे रिसर्च करके, समझ करके, उन्होंने उसको थ्योरम में बना दिया जाए, जो हमें क्विक इंस्टेंट में फट से हम लोग जो है थ्योरम अप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं तो हम ऐसा हर जगह पे कैलकुलेट करते। तो उन्होंने पहले से ही शेल थ्योरम बना दिया। तो देयर आर टू टाइप ऑफ शेल, न्यूटन शेल थ्योरम। फर्स्ट इज when point mass is just placed outside of the shell, then shell behaves like as a point mass, and when the point mass is placed inside the spherical shell, then the net force between them is 0। उन दोनों के बीच में या पॉइंट मास पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। इनसाइड, एनीवेयर इनसाइड द सेल द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज 0। तो ये रहा हमारा जो है दो न्यूटन शेल थ्योरम, ठीक है। और मैंने आपको जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया कि प्लीज बुक को रीड जरूर करें, यहाँ भी सीखें और बुक को भी रीड करें, तो आपको बहुत सारा और नॉलेज मिलता चला जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये सब सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी बुक को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा टच मिलता है, ठीक है। और सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड बनता है। तो आपने दोनों शेल थ्योरम क्लियर कर लिया, ठीक है। आप इसे जो है अपने हिसाब से बना लीजिए। ओके, तो ये तो हमारे जो है न्यूटन शेल थ्योरम हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो है, ठीक, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। अब बात करेंगे हम लोग जो है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो उस दिन हम लोगों ने F = G(m1m2/r²) जो हमने यहाँ से देखा था, तो वो जो G की वैल्यू आई थी, उस कैपिटल G की वैल्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जिस डिस्कशन में जो है हेनरी कैवेंडिश, द ग्रेट कैवेंडिश आफ्टर न्यूटन, मतलब न्यूटन के 100 ईयर बाद, 100 साल बाद ग्रेट कैवेंडिश आते हैं, और कैवेंडिश जो है जी की वैल्यू बहुत ही अच्छी और लॉजिकल तरीके से बताते हैं। और वो कैसे, वो कुछ उन्होंने एक मॉडल दिया। तो आइए पहले हेडिंग डालें जो है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसमें आपको हम लोगों को क्या लेना है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। अभी आप लोग एक पतली हेडिंग बनाएंगे, इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश, लॉ ऑफ हेनरी कैवेंडिश। हम लोग एक्चुअली हेनरी कैवेंडिश को थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन 1798 1798 में उन्होंने जो है हेनरी कैवेंडिश लगभग न्यूटन के 100 साल बाद उन्होंने ये अपना लॉ दिया। और उन्होंने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया। आइए हम लोग जरा सा मॉडल को देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया और वायर में एक छोटा सा उन्होंने ग्लास लगाया, ठीक है। ये ग्लास है, छोटी सी ग्लास है, और इस वायर को उन्होंने जो है एक लाइट रॉड ली, बिल्कुल लाइट,
जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, और उन्होंने यहां पर पॉइंट मास रखा। क्या रखा, पॉइंट मास। दोनों मास क्या है, इक्वल है, m और n। अब आप जरा सा देखें कि अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिए इसे जो है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा मैंने सर्कुलर बनाया हुआ है। अब उन्होंने इस जो है, मतलब ये जो पॉइंट आपका ए और बी है, कहीं भी आप ले लें, ये ए और ये बी, इससे लगभग कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने एक एक्सटेंडेड मास लिया, कैपिटल एम, और ठीक ऐसे ही उन्होंने एक मिनट, यहां पर एक एक्सटेंडेड मास लिया, कैपिटल एम, और यहां पर उन्होंने वैसा ही दूसरा एक्सटेंडेड मास लिया, कैपिटल एम, और दोनों मास के जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी थी। डायग्राम को जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो आप देखें, व्हाट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम। इस स्मॉल एम पे ये फोर्स क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव, इधर लगा एफ, एंड व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम, तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, वही है। तो आप देखिए कि जब ये रॉड ऐसा स्ट्रेट है, सीधी है, और उस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे फोर्स लग रहे हैं, और ये है आपका जो है मिरर, ये क्या है, मिरर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मिरर की क्या जरूरत है, बताता हूं मिरर क्या है। अब आपको वहां पर जो है पढ़ करके इतना तो क्लास 9 से आपको आइडिया लग गया होगा, ये जो है, और ये है वायर जिसका टॉरिजन कांस्टेंट, ठीक है, इसका टॉरिजन कांस्टेंट, वायर हैविंग टॉरिजन कांस्टेंट क्या, कप्पा, क्या है, कप्पा। तो पहले जरा सा इस पे फोकस करते हैं। तो हमने जो ये देखा कि ये जो एल लेंथ की जो रॉड थी, जो भी हमने ये लेंथ कंसीडर कर लिया, तो ये क्या करती है कि जैसे ही ये इधर गई थी, ये इधर गया, तो असलियत में इसके ऊपर क्या लगा, एक टॉर्क लगा। तो टॉर्क लगने से क्या हुआ, ये ऐसा घूमेगा, मतलब ऐसा मूव करेगा। तो मूव करेगा तो ये जो है वायर, जो आपने वायर लगा रखा है, वायर में क्या होगा, वायर ऐसा घूम जाएगा। तो जब आप किसी वायर को ऐसे घुमाओगे तो वायर में एक जो है अपने आप रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा, जो इसको जिधर हम घुमाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। मतलब अगर हम इधर घुमा रहे हैं तो वो कैसे, अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो वो तुरंत कैसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ताकि वो जो है मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क उसको प्रिवेंट करना, मतलब रोकना चाहता है, या उसको उसकी इनिशियल स्टेट में लाना चाहता है ना। मतलब उसमें एक तरह का ऐसा, जैसे किसी चीज को मरोड़ना होता है, ऐसा घुमा देना होता है, ठीक है। अगर हम आप किसी चीज को ऐसे घुमाएं तो छोड़ने पर उसका बिहेवियर तो ऐसे ही होता है, मतलब उल्टा घूम जाना। तो जो उल्टा अपने आप से घूम रहा है उसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। एक्चुअली टॉर्क तो क्रिएट हुआ इन दोनों मासेस के कारण, ये दोनों फोर्स लगे। तो ये जो दोनों फोर्स है, F is equals to the magnitude of this force is equals to G capital M into small m upon d square, and torque acting on the system, on the mass rod system, on the system is, तो ये कितना हो जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इनटू जो भी, मतलब एक तरह का कपल लग रहा है, और ये लेंथ क्या है, L, तो ये क्या हो जाएगा L। तो देन दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू कैपिटल G M इंटू M बाय
d square into L, this is